Assalamualaikum viewers. Today we are going to start on opinion, namely why UNSC reform is elusive by Maliha Lodhi. इसमें क्या कह रहे हैं? यूएन यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के रिफॉर्म के बारे में बात कर रही हैं कि वो कहती हैं कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की रिफॉर्म एलुसिव यानी मुबहिम क्यों है। ठीक है, इसको हम स्टार्ट करते हैं। अब यूएन के किरदार के हवाले से है, आईआर इंटरनेशनल रिलेशंस पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, करंट अफेयर के हवाले से भी इंपॉर्टेंट है। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। द वर्ल्ड हैज सीन स्वीपिंग जियोपॉलिटिकल चेंजेस ओवर द पास्ट 70 years। कहते हैं जी कि दुनिया जो है वो जियोपॉलिटिकल चेंजेस से तकरीबन ओवर पास्ट जो 70 साल थे उससे गुजरती हुई आ रही है। The international landscape has been fundamentally transformed by the dispersion of power more widely among states। ठीक है, और जो पोलैरिटी है, जो पावर है, उसके हवाले से ही जो है दुनिया की स्टेट्स के दरमियान ये जो एक पोलैरिटी सिस्टम चलता आ रहा था, तो उसमें इसमें लैंडस्केप में ट्रांसफॉर्म जो है वो फंडामेंटली चला आ रहा है। ठीक है, चेंजेस होती आ रही हैं। दिस redistribution of global power is a dynamic process। डायनेमिक क्या होता है? जो प्रोसेस मूवमेंट में होता है। एंड कंटिन्यू अपेस एक्सेलरेटेड, बढ़ता जा रहा है बाय इकोनॉमिक एंड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट ऑफ द 21st century। कि 21वीं जो सेंचुरी है ना, 21वीं जो सदी है, उसमें जो रीडिस्ट्रीब्यूशन हो रही है ग्लोबल पावर की, ये एक डायनेमिक प्रोसेस है जिसमें मूवमेंट है, जो कंटिन्यू है, जो बढ़ता जा रहा है, चेंजेस जिसमें आए जा रही हैं, इकोनॉमिक टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स हो रही हैं 21वीं सदी में। The shift in economic power from the West to the rest is one of the defining feature of the contemporary world। अब जो शिफ्ट आपको देखने को मिल रहा है इकोनॉमिक पावर का फ्रॉम द वेस्ट टू द रेस्ट, ठीक है, ये एक डिफाइनिंग फीचर है ये मौजूदा जो कंटेम्परेरी वर्ल्ड है इसका। मल्टीपोलैरिटी इज एन इंक्रीजिंग रियलिटी। ठीक है, जो मल्टीपोलैरिटी की तरह दुनिया जा रही है ना, ये एक बढ़ती हुई रियलिटी, एक हकीकत है। सो टू इज द फैक्ट दैट इन अ डाइवर्स कॉम्प्लेक्स एंड इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड इवन द मोस्ट पावरफुल कंट्रीज कैन नॉट अचीव आउटकम्स ऑन देयर ओन एंड नीड द हेल्प ऑफ एलाइज। अब वो कह रहे हैं कि ये कॉम्प्लेक्स और डाइवर्स फैक्ट भी है कि इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड जो है ना आपस में, ठीक है, हत्ता के वो बहुत सी उसमें जो पावरफुल कंट्रीज हैं वो भी अकेले जो हैं वो अचीव नहीं कर सकती, ठीक है, उस तरह से चीजें, या हेल्प नहीं कर सकती अलायंस की। तो यहाँ पर ये एक इंटरकनेक्टेड आपको कंटेम्परेरी वर्ल्ड में जो है वो वर्ल्ड नजर आ रही है। The institutional architecture of the international system, however, remains the product of a specific historical era। ठीक है, एक specific historical तारीखी era का जो है वो प्रोडक्ट रहा है, कौन सी? इंस्टीट्यूशनल आर्किटेक्चर जो है इंटरनेशनल एरेना का, इंटरनेशनल सिस्टम का। The Britain international institutions, the Bretton Woods twins, IMF and World Bank and the UN यूनाइटेड नेशंस क्रिएटेड इन 1944 टू 1945। ठीक है, अब ये बता रहे हैं आपको ये तमाम जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं वो 1944 टू 1945 बने, रिफ्लेक्ट द रियलिटीज ऑफ दैट टाइम। और उस वक्त वो किस चीज को रिफ्लेक्ट करते थे? उस वक्त की रियलिटीज को रिफ्लेक्ट करते थे। The structure and composition of the UN's premier organ is the Security Council, reflect the historical arrangement reached 78 years ago by the victors of the World War II। अब वो कह रहे हैं कि जो यूएन का प्रीमियर ऑर्गन था वो सिक्योरिटी काउंसिल था, जो कि रिफ्लेक्ट करता था एक हिस्टोरिकल अरेंजमेंट को, जिसको 78 साल जो तकरीबन उसने विक्ट्री जो है ली वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद। They became the five permanent member of the council that has 10 non-permanent elected members। ठीक है, इनमें से अब आपको पता ही है कि 5 permanent और 10 non-permanent यहाँ पर elected members जो थे वो मौजूद थे। Possession of the veto power further buttressed the P5's position and created an inequality that persists to date। ठीक है, वो कह रहे हैं कि जो वीटो पावर थी फर्दर वो 5 स्टेट्स के पास ही थी। ठीक है, तो ये एक इनइक्वालिटी थी जो कि आज भी चली आ रही है। Thus, the UN body charged with primary responsibility for the maintenance of international peace and security, and whose decisions are supposed to be binding, remains anchored in the past। अब वो यहाँ पर कह रहे हैं कि जो यूएन की जो बॉडी है उसकी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी यही थी ना कि उसको चार्ज किया जाता है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? मेंटेनेंस कायम करना, किस चीज़ की मेंटेनेंस करना? इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी की। और उसके जो डिसीजन हैं वो रिमेन जो हैं वो रहे हैं, यानी कि पास्ट में एंकर्ड करते आए हैं। ठीक है, कॉल्स फॉर रिफॉर्म ऑफ द 15 मेंबर काउंसिल हैव बीन हर्ड ओवर द डिकेड्स फ्रॉम कंट्रीज अक्रॉस द वर्ल्ड। ठीक है, 15 मेंबर की जो काउंसिल है वो भी हर्ड होती आई है डिकेड से कंट्रीज के दरमियान अक्रॉस द वर्ल्ड।
मोस्ट रिसेंटली अगर हम बात करें तो यूएन सेक्रेटरी जनरल अंटोनियो गटर्स अगेन एडेड हिज वॉइस टू दीज कॉल्स। तो अब अंटोनियो गटर ने फिर एक जो है अपनी स्पीच दी है, अपनी वॉइस ऐड की है इसके अंदर। फिर से क्या कहते हैं जी, स्पीकिंग एट द प्रेस कॉन्फ्रेंस लास्ट वीक इन जापान, लास्ट वीक जापान को में ये कहते हैं, ऑन द साइड लाइन्स ऑफ द ग्रुप ऑफ सेवन समिट ही है, ठीक है, अभी कौन सी थी, सेवन समिट थी जापान में। He said it was time to reform both the Security Council and Bretton Woods institutions to align them with the realities of today's world। कहते हैं जी सिक्योरिटी काउंसिल और ब्रिटेन वुड के जो इंस्टीट्यूशन हैं, ठीक है, उनको अलाइन करने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि टुडे जो आजकल की जो दुनिया है उसकी रियलिटीज के साथ कोप करने के लिए। दीज इंस्टीट्यूशंस ही एडेड, वो मजीद कहते हैं इन इन इंस्टीट्यूशंस के हवाले से कि दैट रिफ्लेक्ट द पावर रिलेशंस ऑफ 1945 एंड नीडी टू बी अपडेटेड, कि ये अब इंस्टीट्यूशंस अभी भी 1945 ही की जरूरियात को पूरा करें, जब जिनको अब क्या है, अपडेट करने की जरूरत है। इट इज नॉट एज इफ एफर्ट्स फॉर रिफॉर्म हैवेंट बीन अंडरटेकन, ठीक है, ये इसकी तरह की एफर्ट रिफॉर्म की नहीं होती आई, ठीक है, एफर्ट्स नहीं लेकर आएगी रिफॉर्म्स करने के लिए। सिंस 2009 talks have been going on to reform the security council in informal session of the general assembly। वो कहते हैं जी इनफॉर्मल जनरल असेंबली में सिक्योरिटी काउंसिल की रिफॉर्म के हवाले से बातचीत होती आई है 2009 में। The General Assembly, which created the intergovernmental negotiation process, set the goal of comprehensive council reform involving five equally important and interlinked issues। ठीक है, पांच इक्वली बहुत ही इंपॉर्टेंट इश्यूज के हवाले से उन्होंने बात की थी, ठीक है, इनके नेगोशिएशन के हवाले से बात हुई। ठीक है, क्या कहते हैं जी, दीज आर कैटेगरीज ऑफ मेंबरशिप। अब इनमें कौन कौन सी चीजें शामिल है, पांच इन्होंने जो इक्वली इंपॉर्टेंट एंड इंटरलिंक्ड इश्यूज बताए थे उनमें कैटेगरीज ऑफ मेंबरशिप, ठीक है, वीटो, रीजनल रिप्रेजेंटेशन, उसके बाद साइज एंड वर्किंग मेथड ऑफ एन एक्सपेंडिंग काउंसिल, कि कितना साइज होना चाहिए उस एक्सपेंडिंग काउंसिल का, एंड रिलेशनशिप बिटवीन द सिक्योरिटी काउंसिल एंड जनरल असेंबली, और सिक्योरिटी काउंसिल और जनरल असेंबली के दरमियान कैसा रिलेशनशिप होना चाहिए, ये तमाम चीजें इसके अंदर शामिल थी। कंट्रीज एग्री ऑन रिफॉर्म बट फंडामेंटल डिसएग्रीमेंट परसिस्ट ऑन स्पेसिफिक्स, ठीक है, कंट्रीज तो रेडी हैं रिफॉर्म्स के लिए, लेकिन कुछ फंडामेंटल डिसएग्रीमेंट्स भी मौजूद हैं। There is a general agreement among countries on reform and increasing the council size, ठीक है, कुछ जनरल एग्रीमेंट्स हैं कंट्रीज के दरमियान रिफॉर्म्स के हवाले से और इंक्रीजिंग करने के लिए के काउंसिल के साइज को, ठीक है, विद मोर रिप्रेजेंटेशन फॉर डेवलपिंग स्टेट्स, ठीक है, और रिप्रेजेंटेशन किसकी ज्यादा होनी चाहिए, कहते हैं डेवलपिंग स्टेट्स की, स्पेशली अफ्रीका, ठीक है, खसूसन अफ्रीका की। बट बियॉन्ड एग्रीमेंट टू मेक द काउंसिल मोर रिप्रेजेंटेटिव बाय एडिशनल नॉन परमानेंट मेंबर, लेकिन इसकी बजाय कि यहाँ पर इनको रिप्रेजेंटेशन दी जाती और ज्यादा, ठीक है, नॉन एडिशनल नॉन परमानेंट मेंबर्स को, एंड इम्प्रूविंग इट्स वर्किंग मेथड्स, और इसके वर्किंग मेथड को इम्प्रूव किया जाता। कॉन्सेंसस ऑन अदर इश्यूज हैज बीन इलूसिव, जो कॉन्सेंसस था, जो इत्तफाक राय था दूसरे इश्यूज की तरफ, वो भी इलूसिव रहा है, मुबहीम ही रहा है, ठीक है, छुपा हुआ ही रहा है। द क्वेश्चन ऑफ वीटो कंटिन्यूज टू बी सोर्स ऑफ इंटेंस कंटेंशन, ठीक है, जो वीटो का सवाल है ना, वो अभी तक शिद्दत वाली कंटेंशन यानी कि फिसाद की जड़ बना हुआ है। while convergence on other issues has emerged over the years, जबकि दूसरे इश्यूज पर कन्वर्जेंस हो गई थी, यानी कि इत्तफाक राय हो गया था। डायलॉग हैज नेवर ब्रोकन डाउन, डायलॉग तो ब्रोकन डाउन नहीं हुए, बट फंडामेंटल डिफरेंसेस परसिस्ट, लेकिन जो डिफरेंट फंडामेंटल डिफरेंसेस थे ना, इख्तलाफात थे, वो जरूर कायम रहे। विच कंटिन्यू टू होल्ड अप रिफॉर्म, ठीक है, जो कि अभी तक रिफॉर्म जो है उसकी वजह से कंटिन्यू नहीं हो पाई। The principal disagreement mainly responsible for slow progress in decades long negotiation, ठीक है, अब ये कह रहे हैं कि जो प्रिंसिपल डिसएग्रीमेंट था वो रिस्पॉन्सिबल है स्लो प्रोग्रेस का, कि जो इतने टाइम से जो नेगोशिएशन चलती आ रही है इस बिटवीन कंट्रीज कंट्रीज के दरमियान, दैट एस्पायर्स फॉर परमानेंट सीट्स फॉर देमसेल्व्स, कि वो उनकी जो परमानेंट सीट्स है ना उनके हवाले से, यूएन की बात हो रही है यहाँ पे, एंड अदर्स हु अपोज दिस एंड इंस्टेड प्रोपोज एनलार्जिंग द काउंसिल बाय एडिंग मोर इलेक्टेड, ठीक है, अब मोर इलेक्टेड नॉन परमानेंट मेंबर्स। दूसरे जो है एक तरफा तो ये कहते हैं कि नहीं, जिनकी परमानेंट सीट है वही रहनी चाहिए, जबकि दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है कि इसकी बजाय जो है वो ये किया जाए कि जो इलेक्टेड नॉन परमानेंट मेंबर्स को मजीद ऐड किया जाए। This has put the so-called G4 Germany, Japan, India, and Brazil at odds with the Uniting for Consensus countries led by Italy and including Pakistan, Argentina, मेक्सिको, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, कनाडा एंड अदर लाइक माइंडेड स्टेट्स, ठीक है, वो कह रहे हैं कि जिनमें सो कॉल्ड G4 आपको ये ऊपर कंट्रीज बताई गई हैं वो यूनाइट की गई, उनके दरमियान कंसेंसस हुआ, ठीक है, जिनमें अब उसके अलावा जो दूसरी कंट्रीज थी लेड बाय किसकी हुआ, उसमें पाकिस्तान और ये तमाम कंट्रीज शामिल थी। ठीक है, G4 कंट्रीज सपोर्ट
मोर परमानेंट मेंबर्स, ठीक है। अब G4 कंट्रीज सपोर्ट कर रही थी मजीद परमानेंट मेंबर्स को, एज वेल एज एडिशनल नॉन परमानेंट सीट्स, उसके साथ साथ एडिशनल नॉन परमानेंट सीट्स को भी, while asserting their claim to permanent membership ostensibly, ostensibly होता है वाजिया तौर पर, ठीक है। अब एक तरफा तो ये था कि उनका क्लेम था परमानेंट मेंबरशिप के हवाले से, जाहिरी तौर पर ऑन ग्राउंड ऑफ देयर इकोनॉमिक स्ट्रेंथ, अपनी इकोनॉमिक स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए, पॉलिटिकल स्टैंडिंग के लिए, एंड कंट्रीब्यूशन टू द UN के लिए। दे बैक ईच अदर, वो एक दूसरे की हौसला अफजाई कर रहे थे, पुष्पनाई कर रहे थे फॉर कौंसिल मेंबरशिप के लिए, एंड हैव आल्सो सिक्योर्ड सपोर्ट फॉर सम P5 कंट्रीज। और साथ ही साथ वो जो G4 की बात हो रही है ना, जिनमें इंडिया, जापान, जर्मनी और ब्राजील शामिल हैं, ठीक है, तो वो साथ ही साथ जो परमानेंट 5 मेंबर्स हैं उनकी भी पुष्पनाई कर रहे थे, उनकी उनकी भी सपोर्ट कर रहे थे। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर, द US एंड UK सपोर्ट जापान, जर्मनी, ब्राजील एंड इंडिया फॉर परमानेंट मेंबरशिप। जैसे कि वो कह रहे हैं कि US और UK जो है वो सपोर्ट कर रहे थे जापान, जर्मनी, ब्राजील और इंडिया को परमानेंट मेंबर बनाया जाए इसके लिए। The common African position is support for expansion in both permanent and non-permanent categories। और जो common African position थी वो support थी कि वो expansion की जाए, दोनों की, permanent की भी और non-permanent दोनों categories की expansion की जाए। This is predicated on the view that the continent under representation is an act of historical injustice which should be addressed। ठीक है, वो यहाँ पर कह रहे हैं कि यहाँ पर एक व्यू देखने को मिलता है कि जो एक इनजस्टिस यहाँ पे हमें हिस्टोरिकल इनजस्टिस देखने को मिल रहा है, इसको एड्रेस किए जाने की जरूरत है, यानी इसके बारे में बातचीत करी जाने की जरूरत है। द UFC group in which Pakistan has always played an active role calls for comprehensive reform and seek a council that is more representative, accountable, democratic and effective by adding elected members who can counterbalance the power of veto wielding P5 countries। अब वो कह रहे हैं कि जो UFC ग्रुप है जिनमें पाकिस्तान बहुत ही अहम किरदार जो है अदा करता है, ठीक है, उसमें वो कहता है कि कॉम्प्रिहेंसिव रिफॉर्म्स होनी चाहिए कौंसिल के अंदर, रिप्रेजेंटेटिव के हवाले से, अकाउंटेबिलिटी के हवाले से, डेमोक्रेसी के हवाले से, ये चीज़ें इफेक्टेड होनी चाहिए, यानी कि बहुत इन्फ्लुएंशियल होनी चाहिए। और इलेक्टेड मेंबर्स जो कि ऐसे भी होने चाहिए जो कि काउंटर बैलेंस कर सकें पावर को, जो कि वीटो जिनके पास पावर मौजूद है P5 कंट्रीज को। The UFC argues that the Council's frequent deadlock and paralysis is due to discord and the clashing interest of the P5। लेकिन क्या है, ये एक deadlock है frequent, ठीक है, इसकी argue करती है UFC इसके साथ कि ये deadlock है, ये clashing interest है P5 countries के साथ, which prevents, जो रोकते हैं it from playing the role expected of it and enjoyed by the charter। जो कि जो P5 के जो countries हैं वो prevent कर रहे हैं उसका रोल निभाने से, और उसको जो चार्टर मौजूद है UN का उसका रोल प्ले करने से। एडिंग मोर परमानेंट मेंबर्स विद वीटो पावर विल ओनली कंपाउंड दिस फंक्शन नॉट एंडेड। ठीक है, अब एडिंग करने का मतलब, यानी कि ऐड करने का मतलब परमानेंट मेंबर्स को यही है कि वीटो पावर खत्म ना करना की नहीं जाएगी, बल्कि जो है वो उसको एंड नहीं किया जा रहा, मगर उसको जो है वो डिफंक्शन किया जाए, कुछ कंपाउंड फॉर्म में चीज लेकर आई जाए, ठीक है, सॉरी डिसफंक्शन की। ठीक है जी, पाकिस्तान वॉइसेस द पोजीशन ऑफ अदर UFC कंट्रीज by arguing that reform should not reinforce inequality and preserve privileges for a few but give all member states, ठीक है, big, medium and small, a chance to serve on the council by rotating elected seats। पाकिस्तान की वॉइसेस भी इसमें पोजीशन में यही है कि UFC कंट्रीज भी यही आर्ग्यू कर रही हैं कि रिफॉर्म इस तरह से आनी चाहिए कि इनइक्वालिटी खत्म होनी चाहिए, सबको प्रिविलेजेस मिलनी चाहिए, चाहे तो वो बिग है, मीडियम है या स्मॉल है, ठीक है, तमाम स्टेट्स को ये चांस मिलना चाहिए कि रोटेटिंग जो है वो इलेक्टेड सीट्स होनी चाहिए कौंसिल में। दिस वुड मेक द बॉडी मोर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द मेंबरशिप। ठीक है, ये इस तरह से और भी रिप्रेजेंटेशन हो जाएगी। मोर ओवर इन द डेमोक्रेटिक एरा रिफॉर्म शुड बी इन सिंक विद द स्पिरिट ऑफ द एज। और आज के दौर की ये जरूरत भी है, ऐसे होना चाहिए, डेमोक्रेटिक एरा चल रहा है। द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्शन इज द बेड रॉक ऑफ डेमोक्रेसी। जो प्रिंसिपल ऑफ इलेक्शन है ना, वो बेसिक जो है वो बेड रॉक है डेमोक्रेसी, जमहूरियत का। दैट शुड ऑल्सो अप्लाई टू कौंसल रिफॉर्म। तो इसको कौंसल रिफॉर्म में भी शामिल किया जाना चाहिए, अप्लाई होना चाहिए। मोर इलेक्टेड मेंबर्स विल मेक इट मोर डेमोक्रेटिक। जितने इलेक्टेड मेंबर होंगे वो इसको और जमहूरी बनाएंगे एंड अकाउंटेबल करेंगे टू द जनरल मेंबरशिप के लिए। ठीक है जी, G4 एंड UFC डोंट जस्ट हैव डाइवर्जेंट पर्सपेक्टिव्स। ना सिर्फ इनके पास जो है वो डाइवर्जेंट यानी पीछे हटने वाले इख्तलाफी पर्सपेक्टिव्स हैं, दे हैव कन्फ्लिक्टिंग विजन्स अबाउट द नेचर एंड फ्यूचर ऑफ द UN। बल्कि उनके जो विजन है ना, नेचर और फ्यूचर ऑफ UN जो है उसके बारे में भी इनके विजन्स बिल्कुल कॉन्फ्लिक्टिंग है।
वन वीएन सीक्स टू अकॉर्ड प्रिविलेज स्टेटस टू हैंडफुल ऑफ कंट्रीज ऑन द बेसिस ऑफ परमानेंस। ठीक है, वो कहते हैं एक तरफ जो परमानेंट मेंबर्स हैं, परमानेंस की बिना पर उन कंट्रीज जो वो परमानेंट है ना कंट्रीज, तो उनको प्रिविलेजेस हासिल हो जाएंगे, उनको प्रिविलेज स्टेटस मिल जाएगा, उनके पास हो जाएगा। द अदर वांट्स टू सी द ऑर्गेनाइजेशन एम्बॉडी द प्रिंसिपल्स ऑफ डेमोक्रेसी एंड रिप्रेजेंटेशन एंड ऑफर अपॉर्चुनिटीज टू ऑल स्टेट्स टू बिकम कौंसिल मेंबर। जबकि दूसरे वाले क्या चाहते हैं, दूसरा पर्सपेक्टिव ये है कि एक डेमोक्रेसी, एक जमहूरी रूल हो, प्रिंसिपल हो, रिप्रेजेंटेटिव्स हों, ठीक है, उसका रूल हो, अपॉर्चुनिटीज मिले तमाम स्टेट्स को कि वो बन सकें कौंसिल का मेंबर। Against his backdrop, the prospect for reform depend on how these and other differences are reconciled. Prospect होते हैं इम्कानात, ठीक है, इसके बैकड्रॉप पे अगर हम इसके इम्कानात देखें रिफॉर्म के लिए, तो किस तरह से ये कैसे और अदर डिफरेंसेस को कैसे रिकनसाइल किया जाएगा, विच इज़ बाय नो मीन्स ईजी, तो ये कुछ आसान चीज़ नहीं है। इवन इफ दिस कैन सम हाउ बी अचीव्ड, कि इसको किसी हद तक अचीव किया जा सकता है हत्ता के, लेकिन द प्रोसेस ऑफ रिफॉर्म विल हैव अदर चैलेंजेस टू सरमाउंट। ठीक है, लेकिन इसको अचीव करना, इसमें रिफॉर्म लेके आना एक अपने आप में एक अलग से एक डिफरेंट चैलेंज भी है। रिफॉर्म रिक्वायर्स द यूएन चार्टर टू बी अमेंडेड। ठीक है, इसमें यूएन के चार्टर में रिफॉर्म लेकर आना रिक्वायर कर है। ठीक है, इसको अमेंड किया जाए। दिस इन्वॉल्व्स द जनरल असेंबली अडॉप्टिंग अ रेजोल्यूशन ऑन रिफॉर्म बाय टू थर्ड मेजोरिटी। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि ये इन्वॉल्व होगा कि जनरल असेंबली में रिफॉर्म इसको लाने के लिए टू थर्ड मेजोरिटी हो। एंड देन, और तब ही द अमेंडमेंट बेस्ड ऑन द रेजोल्यूशन, वो रेजोल्यूशन पर बेस होगी अमेंडमेंट, हैज टू बी रेटिफाइड, तो उसकी तौसीक होगी बाय एटलीस्ट टू थर्ड ऑफ यूएन मेंबरशिप। एटलीस्ट दो तिहाई जो अक्सरियत होगी यूएन मेंबरशिप की, वही उसको रेटिफाइड या तौसीक उसकी कर सकेंगे। एज वेल एज द फाइव परमानेंट मेंबर, और साथ ही साथ उसमें पांच परमानेंट मेंबर की भी तौसीक होना जरूरी है। ऑल दिस मेक्स रिफॉर्म अ डिस्टेंट पॉसिबिलिटी इवन दो अ मेजर पुश फॉर इट इज एंटिसिपेटेड एट नेक्स्ट ईयर समिट ऑफ द फ्यूचर। ठीक है, अब ये पॉसिबिलिटी है कि ये मेजर पुश है एक जो नेक्स्ट ईयर इसकी समिट है फ्यूचर की, उसके हवाले से। ठीक है जी, ये था इसका रोल कि यूएन का रोल कैसा रहेगा, इसका फ्यूचर कैसा होगा, फिलहाल ये इसका रोल कैसा चल रहा है, इसके हवाले से जो पर्सपेक्टिव है वो आपको दिखा दिए गए हैं। आप इसको आईआर में बहुत अहम तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था इसका एनालिसिस। अगर आप लोगों को ये पसंद आया है तो काइंडली इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।